आप सभी का एमएस हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपके साथ प्रवक्ता का जो इतिहास विषय है उसके बारे में हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यानी इतिहास का जो सिलेबस है उसे आज आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आप सभी को मैं बता दूं, सबसे पहले तो इतिहास हम किसे कहते हैं। देखो, अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के जो फादर हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, हेरोडोटस इतिहास फादर ऑफ हिस्ट्री हैं। और अब जब हम इतिहास, आपको पता है कि बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि चैप्टर है, एक बहुत बड़ा शास्त्र है। तो इसको एक विशुद्ध, यदि इसमें कोई गलती ना रहे, यानी जो भारतीय प्राचीन इतिहास की जब हम बात करते हैं तो इसको विशुद्ध सामग्री को सार्वजनिक यानी सबके समझने योग्य बनाने के लिए जो हमारे इतिहासकार हुए, इन्होंने क्या करा, इसे डिवाइड किया 3 भागों में। यानी जो भारतीय इतिहास है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक। पहला काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक। दूसरा हो जाएगा अध ऐतिहासिक। ठीक है। और इसके बाद थर्ड होता है आपका ऐतिहासिक। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे भाई क्या है हमारा, यहाँ पर प्राचीन इतिहास के बारे में बात की गई है, क्या क्या होगा इसमें। जैसे कि मैंने कहा कि प्राचीन इतिहास को हम क्या करते हैं, 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को हम प्राचीन काल में डालते हैं और उसी में हमारा आता है ये पाषाण, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण और नवपाषाण। ये तीनों जो कैटेगरीज है हमारी, है उत्तर पाषाण या ताम्र पाषाण काल भी इसे कहते हैं। इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो ये टोटल आपको पता होना चाहिए। और इसकी मैं एक कंसेप्ट वाइज एक वीडियो बनाऊंगा, जो आपको कोई आगे कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी नॉर्मल बुक। बाकी सभी जो टॉपिक हैं इसमें आराम से आप लुसेंट को अगर अच्छे से पढ़ जाएंगे तो आप आराम से अपने नोट्स बनाकर उन सारे टॉपिक्स को और अच्छे से समझकर, और जो सोशल प्लेटफॉर्म है, विकिपीडिया आपके पास है, वहाँ से बनाकर, या फिर आपके पास जो बुक है अगर टॉपिक उसमें मिलता है तो अपने बीए या एमए की जो बुकें हैं आपकी, उसमें जो जो टॉपिक मिलते हैं उन्हें पढ़ लीजिएगा। और बाकी आराम से आप इस पेपर को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट यहाँ से यहाँ तक है, ये किस में आ जाएगा, प्रागैतिहासिक काल में आता है। इसके बाद हमारा आता है अधैतिहासिक काल। क्या आता है, अधैतिहासिक काल। तो अधैतिहासिक काल में जो हम देखते हैं तो उसमें हमारे आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आ जाती है हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी भी कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, अर्थात उनकी पहचान नहीं की जा सकी। तो इसलिए इसकी आदि तो हमें समझ आ गई, लेकिन आदि नहीं आई, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अधैतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद थर्ड देखो हमारा क्या आ जाता है, वैदिक युग। समाज, उद्विकास, अर्थव्यवस्था, धर्म, ये पूरा आपका क्या आ जाएगा, वैदिक काल आ जाएगा। तो ये जो आता है हमारा वो ऐतिहासिक काल में आता है। किस में आता है, ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है। तो ऐतिहासिक काल को भी हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए भी हम इसे क्या करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला आ पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा आ जाता है विदेशी यात्रियों का विकास। ठीक है। तो यहां पर हम इन सारी चीजों को पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो इसमें भी क्या आते हैं भाई, पुरातात्विक स्रोत में क्या आएगा, जैसे अभिलेख आ गया, जैसे सिक्के आ गए, जैसे मूर्तियां आ गई, जैसे स्मारक भवन आ गए, चित्रकला आ गए, है ना, अवशेष आ गए। ये सभी के किस में आते हैं, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद
बाकी जितना भी इतिहास हम पढ़ते हैं वो सभी किस में आता है, साहित्यिक स्रोत में। जैसे धार्मिक, अब धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ब्राह्मण साहित्य होता है, एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे उसमें आते हैं साहित्य स्रोत। कल्पसूत्र जैसी प्रमुख रचना, प्रमुख कीर्तियाँ और भी हैं, मनुस्मृतियाँ हैं, जैसे प्रमुख उपनिषद हमारे हैं, है ना। और जैसे हमारी व्याकरण है, महाकाव्यास हैं, महाभारत रामायण जो है हमारी। और इसके बाद हम ब्राह्मण उत्तर काल, ये तो ब्राह्मणवाद था, जो ब्राह्मणवाद के बारे में हम जहाँ की बस इंसान को इतनी कैटेगरीज में बांट दिया, उसका इस तरीके से शोषण किया कि बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ। तो फिर आया ब्राह्मणोत्तर काल, जिसे हम कहते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमारा हो गया 16 महाजनपद, आप सभी को पता है। ये यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो गया था, ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर था और राजा पूरी तरह से प्रजा के साथ अन्याय कर रहे थे। ठीक है, 16 महाजनपद में सबसे बड़ा पावरफुल जो था वो कौन सा था, मगध राज्य था, सबसे ज़्यादा पावरफुल। और मगध राज्य साम्राज्य के जो सबसे पहले शासक थे वो आपको पता होने चाहिए कौन थे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूँ। जो इंसेंट आपकी हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास जो है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद जैसे कि हमने कहा कि भाई नवीन धर्मों का पुनर्युग हुआ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनकी कई शाखाएं बनी, उनका विस्तार बना। तो ये बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इसमें कई सारी अच्छी अच्छी इनकी रचनाएं हुई। तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जिसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, जिसमें सुप्त पिटक, अभिधम पिटक और आपका विनय पिटक, ये 3 नाम शामिल किया गया और इसको कहा त्रिपिटक। अब इसमें सुप्त पिटक में क्या है, अभिधम में क्या है ना, ये सब मैं आपके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट वाइज डिस्कस करूंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, ये मैं कम से कम 3 से 4 पार्ट में ये वीडियो बनने वाली है और इसे देखना ना भूलें आप। और ये सीधे क्वेश्चन आपके उठकर आएंगे, आपके जो भी पेपर आगे आपका आने वाला। जैन धर्म हो गया, फिर जैन धर्म के भी ऐसी है, जैन साहित्य को हम आगम सिद्धांत कहा जाता है या आगम के नाम से हम उन्हें जानते हैं। फिर इसमें साहित्य हम लौकिक आया, है ना, लौकिक साहित्य आया। इसके बाद इसमें हम बहुत सारे, जैसे कालिदास की कई सारी रचनाएं हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर विदेशी यात्रियों का विवरण जो आया वो काफ़ी महत्वपूर्ण हमारा रहता है और उसको भी हम पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से यहाँ पर देखो विदेशी आक्रमण, जैसे कि मैंने कहा जैन धर्म बौद्ध धर्म के बाद ये वाला विदेशी आक्रमण आया। फिर पूरा आपका मौर्य साम्राज्य, बहुत ही अच्छा और मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, ये आता है। इसके बाद मौर्य उत्तर काल, जो मौर्य उत्तर काल आता है उसमें ये सारे जो यहाँ पर हमारे टच कहीं और ले रहा है। ठीक है, तो ये सभी मौर्य उत्तर काल, यहाँ पर आप चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तथा उसका धम्म, मौर्य प्रशासन, समाज एवं अर्थव्यवस्था, कला और मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण भी हम इसमें डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। फिर ये वाले जो यहाँ पर पार्ट आते हैं, जो हम कहते हैं दक्षिण भारत से थोड़ा ऊपर, ये वाला जो एरिया आता है, ये वाले जो आते हैं, इनका जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये सब आपको अच्छे से डिटेल में एक अच्छे तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कराऊंगा। इसके बाद सातवाहन वंश यानी संगम काल जो आता है दक्षिण भारत में। फिर गुप्त वंश, आपको पता है कितने अच्छे तरीके से गुप्त वंश ने भी यहाँ पर राज करा। फिर हम आगे आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये बहुत सारे हर्ष युग आया, है ना, राजनीतिक धार्मिक उपलब्धियां हासिल की गई, कला साहित्य संस्कृति और उसका विस्तार और पतन हम गुप्त वंश का पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी टाइम हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। नवीन शक्तियों का उदय हुआ, फिर बामनी, चालुक्य, कदम्बन प्रशासन, वैष्णव, शैव, ये सब आपको एग्जैक्ट्स में आपको कराऊंगा। बामनी राज्य, है ना, और जो आपके हरियर बुक्का वाला जो है विजयनगर साम्राज्य और वहीं बामनी साम्राज्य, ये 2 साम्राज्य वहाँ पर आए। ठीक है, तो इसके बाद फिर दक्षिण में हम देखते हैं लंका या पूर्वी एशिया के संबंध, फिर राष्ट्रकूट, चंदेल, चुल्लेरी, ये गुजरात के चालुक्य, ये सारा हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारत आप सभी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो ज़रूर पढ़िएगा वहाँ से भी। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपको हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा आपका करना होगा, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपके देखने को आपको मिलते हैं। ये भी पुरातात्विक स्रोत भी इसमें, साहित्य के स्मारक, फारसी भाषा, सभी का इसमें समावेश
देखने को मिलता है। सल्तनत काल इसमें आता है फिर अगला, है ना, सल्तनत काल काल आ गया। फिर हम पूरी तरह से विजयनगर और ये जो हमारा बावनी राज्य है इसको अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, इसके सभी पहलुओं को हम देखते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं मुगलों का आवरण होता है, यहाँ पर बाबर से औरंगजेब तक हम देखते हैं, उत्तरी मुगल, अफगान, शेरशाह सूरी भी यहाँ पर आता है, फिर उसके सुधार भी यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद उनका जो प्रशासन था, भू सुधार, मनसबदारी एक योजना थी, है ना, जागीरदारी व्यवस्था, ये सब बहुत अच्छा वहाँ पर हुआ, चेंज करने की कोशिश की गई। फिर हम यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य जब विघटन के कारण फिर यहाँ पर हम मराठाओं की शक्ति देखते हैं, शिवाजी महाराज देखते हैं, है ना, उनका उदय होता है, उनका विस्तार देखते हैं, प्रशासन, समाज, संस्कृति, मराठा शक्ति का पतन भी हम यहाँ पर देखेंगे। और इसके बाद आपका आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और वैसे भी आपकी जो डेली लाइफ है उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ से हमने जो टॉपिक हैं उनको समझना है, पढ़ना है हमें उन्हें उन्हें केवल, है ना, और जब आप उन्हें एक बार पढ़ लेते हो तो फिर आप उनको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हो। फिर हम यहाँ पर अब देखो ये मराठा साम्राज्य खत्म होता, अंग्रेजों का आक्रमण आ जाता है, मशीनरी सहायता में यहाँ पर सॉरी उपनिषद आता है। फिर आपको पता है वास्को डी गामा, ब्रिटिश, है ना, फिर ब्रिटिश साम्राज्य का उदय एवं सुदृढ़ीकरण होता है, फिर वो हमें गुलामी बना लेता है ना, फिर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इस तरीके से इनमें प्रतिस्पर्धा एक चलती है। फिर ईस्ट इंडिया 1600 में आपको आती है, फिर बंगाल, हैदराबाद, अवध, मैसूर, मराठा तथा सिख, इन सब ये जो प्रमुख राज्यों के साथ इनके क्या हो जाते हैं, संबंध स्थापित वो करते हैं। तो हमारे कुछ राजा सही नहीं होते, कुछ को उनका अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जिसके कारण आज जैसे आज भी वर्तमान में है। तो आप जब इन पढ़ोगे ना तो आप समझोगे कि क्या है एक राजतंत्र किस तरीके से चलता है। फिर ब्रिटिश शासन में अर्थव्यवस्था की हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पर दी ट्रिब्यूट हम देखेंगे, यहाँ पर किस्ती विस्तार, वाणिज्यकरण, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। महामारी देखेंगे, भू अधिकार, भू व्यवस्था, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ये सब हम यहाँ पर इनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे यहाँ पर कि जब मिशनरी का आगमन हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में जब हमने संक्रमणाधीन भारतीय समाज, ईसाई धर्म आगमन, मशीनरी गतिविधियाँ, तो मतलब बैंक व्यवस्था, रेल, किस तरीके से हम लोग फैक्ट्री अधिनियम और क्या क्या हमारे देश में किस किस चीज़ों का अभाव था, अंग्रेज़ों ने किस तरीके से हमारे लिए रूल्स बनाए थे जिसके कारण पूरी तरह से शोषण हो रहा था। फिर यहाँ पर हम देखते हैं पुनर्जागरण काल। फिर हमारा यहाँ पर आता है सामाजिक धार्मिक आंदोलन और उसके प्रवर्तक, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरी है और ये आपको आने भी चाहिए ताकि आपको पता चले कि इस सामाजिक सुधार जो हम देखते हैं तो सबसे बड़ा नाम जो आता है वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आता है, क्योंकि उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी। देखो अच्छा इसलिए लगता है कि उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज को चुना, समाज के हिसाब से आगे बढ़े और समाज को उन्होंने महत्व दिया। ठीक है, तो इसलिए हम उनके फ़ैन भी हैं और हम सबसे बेहतर उन्हें मानते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम जो प्रिंटिंग प्रेस है वो पूरा अधिनियम यहाँ पर हम पढ़ेंगे, फिर वो पूरा शुरू हो जाता है। ठीक है, 1400 के आसपास से हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे। फिर 1800 का विद्रोह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर ये राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हो जाता है। फिर राजनीतिक भारत में राजनीतिक हलचल आगे बढ़ने लगता है। फिर यहाँ पर देखिए एक नाम है यहाँ पर, ये बिल्कुल अलग व्यक्ति थे यहाँ पर, पेरियार। इनको देखोगे आप, बहुत सारी बुक इन्होंने लिखी हैं, आप हैरान हो जाओगे कि क्या कहना चाह रहा है। स्वदेश आंदोलन, फिर भंग बंगाल विभाजन जो हुआ, है ना, विदेशी क्रांतिकारियों की गतिविधि, गांधीवाद ये जो यहाँ के जो पार्ट है ना, तो अच्छे से अगर आपको समझना है भारत की राजनीति को, तो ये चीज़ें अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले के लोगों ने कितने तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और आज क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर, संविधान निर्माण की बात आप करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे देखते हैं विश्व भूगोल। विश्व भूगोल पर भी प्रकाश डालने की ज़रूरत है भाई, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो सिंपल है, वन लाइनर होते हैं, इतिहास का परिचय आपको पता होना चाहिए,
है ना। आदिवासी मंगोल, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ लेंगे यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। तो ये कुछ टॉपिक थे जो हमने आपके साथ डिस्कस करे। आप बेहतर तैयारी करोगे, है ना। बेहतर तैयारी अगर आप करते हो तो फिर आपको कोई रोक सकता ही नहीं है। फिर यहाँ पर साम्यवाद हम देखते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आज की राजनीति को समझने के लिए। ये सब चीज़ें, गुट निरपेक्ष हमें यहाँ पे देखने होंगे, है ना। महाबंदी हमें यहाँ पर देखनी होगी। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को भी आपको समझना होगा, किस नाम से वो जाने जाते। मूल निवासियों का विस्थापन उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की 18वीं और जो 20वीं शताब्दी है, यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये संस्कृति संघर्षण, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं, सिलेबस को समझकर आप पढ़ते हैं, तो फिर आपकी वहाँ कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो ये था आपका हिस्ट्री का सिलेबस, और बाकी सभी का सिलेबस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर करंट की वीडियो आप देखना ना भूलें। एलटी की जो तैयारी है वो जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं, और प्रवक्ता मेन सब्जेक्ट हिंदी शुरू करने वाले हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, करंट की वीडियो देखना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। नई वीडियो के साथ पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।